कांग्रेस नेता राहुल गांधी भागे भागे दिल्ली से आए पटना। किस लिए? अपने एक कांग्रेसी दलित नेता जो कि बिहार से ही है, उनका 130वां जन्म दिवस मनाने के लिए। लेकिन मंच पर जब बोलना शुरू किए तब उस दलित नेता का नाम ही भूल गए। एक बार तो लोगों को लगा कि चलो गलती से बोल दिया होगा कुछ और, फिर जब दोबारा गलती से बोला तब पब्लिक ने याद दिलाया कि ये तो आदमी भूल गया है, तो उनको याद दिलाया गया कि भाई इनका नाम जगलाल चौधरी है, आप क्या बोल रहे हैं। तब इन्होंने जगलाल चौधरी बोलना शुरू किया। आज हम जगत चौधरी जी की याद करते हैं। लड़ाई हिंदुस्तान में विचारधारा की है। एक तरफ आरएसएस, बीजेपी और दूसरी तरफ अंबेडकर जी, जगत चौधरी जी, महात्मा गांधी, जगलाल चौधरी जी, जगलाल चौधरी जी। तो ये विचारधारा की लड़ाई चल रही है। अब मंच पे से नाम तो इनका भूल गए, चलो चलता है, लेकिन दिल्ली के हैं, दिल्ली से आए हैं, विदेश में पढ़े हैं, तो नाम भूल गए तो चल जाता है। लेकिन जो बिहार के कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको तो नाम याद होना चाहिए, उनको तो सब कुछ पता होना चाहिए उनके बारे में, जगलाल चौधरी जी के बारे में। उनका परिवार यहीं पे, उनका बेटा इसी पटना में डॉक्टर थे, डायरेक्टर के पोस्ट पे रिटायर हुए हैं, और उसके बाद फिर 1989 में उनका डेथ हुआ है। कंकड़बाग में रहते हैं, तो उनके परिवार के और लोग भी तो रह रहे होंगे, पोता वगैरह। उनका बेटे का डेथ हो गया है तो किसी से कोई संपर्क नहीं किया गया। मंच पे तो जाना दूर की बात है, प्रोग्राम में उनको इन्वाइट तक नहीं किया गया, बुलाया तक नहीं गया उनको। ये हालत है। जबकि अगर आप देखिएगा दूसरी तरफ, बीजेपी की तरफ, एनडीए की तरफ देखिएगा, तो उसी कंकड़बाग में आज से 8 साल पहले 5 फरवरी 2018 को नीतीश कुमार ने जगलाल चौधरी जी का प्रतिमा स्थापित किया, खुद उसका उद्घाटन करने गए थे। हालांकि वो बात और है कि फिर दोबारा नहीं गए उनका सम्मान करने के लिए, लेकिन प्रतिमा इन्होंने ही लगाया। 1947 से लेकर के लगातार कांग्रेस की सरकार रही, बीच बीच में आते रही, जाते रही थोड़े से गैप के लिए। कभी भी जगलाल चौधरी जी के लिए कोई काम नहीं किया गया। अगर जगलाल चौधरी के नाम पे डाक टिकट साल 2000 में जारी किया गया तो वो केंद्र सरकार के द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के द्वारा जारी किया गया। तो कहीं ना कहीं इनको डर होगा, भाग के इसीलिए आए, कहीं ना कहीं डर होगा कि जिस तेजी से बीजेपी के नेता लोग अप्रोप्रिएट कर रहे हैं कांग्रेसी नेताओं को, उससे बहुत आसान था जगलाल चौधरी जैसे लोगों को भी अप्रोप्रिएट करना, क्योंकि कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं है अभी तक। जो भी कुछ किया है तो नीतीश कुमार ने किया, या नहीं तो फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने किया था। और इतना भी मुश्किल नहीं था जगलाल चौधरी जी के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। इसी पटना में पटना संग्रहालय है, गांधी संग्रहालय है। गांधी संग्रहालय में उनके ही द्वारा लिखा गया एक किताब तक रखा हुआ है। 1953 में उन्होंने एक किताब लिखा था। उस किताब का नाम था अ प्लान, 1953 में अ प्लान टू रिकंस्ट्रक्ट भारत। अब तीसरा सवाल, एक सवाल इस पे भी बनता है, इन्होंने भारत क्यों लिखा, इंडिया क्यों नहीं लिखा? अंग्रेजी में किताब लिख रहे हैं, एक प्लान टू रिकंस्ट्रक्ट भारत। क्या जो भारत की राजनीति है जिस तरह से अभी चल रहा है कि इंडिया दैट इज भारत वाला जो चेंज होकर के सिर्फ अब भारत लोग बोल रहे हैं कि अब सिर्फ भारत इस्तेमाल होगा, इंडिया का नाम भारत होगा, तो जगलाल चौधरी तो 1953 में ही किताब में लिख रहे हैं, इंडिया नहीं लिख रहे हैं, अंग्रेजी में भी लिख रहे हैं तो भारत लिख रहे हैं। इस राजनीति से क्या कांग्रेस आज भी, कल तक चलिए छोड़ दिया आपने, आज भी रास्ता रखते हैं कांग्रेस, राहुल गांधी? जगलाल चौधरी के बारे में सिर्फ एक लाइन ही बोल पाए राहुल गांधी कि जगलाल चौधरी जी के बारे में बात कर रहे हैं, उनकी विचार कहाँ से आए? आप ही बता देते कहाँ से विचार आए। महात्मा गांधी से आए, नेहरू जी से आए, किस तरह का है? और ये अगर जानना था आपको तो इनकी किताब पढ़ लेते। इसी पटना के गांधी संग्रहालय में किताब रखी हुई है और पूरा उन्होंने प्लान दिया है उसमें कि इंडिया को क्या क्या करना चाहिए, कैसे प्लानिंग करनी चाहिए। उस किताब, बड़ा खूबसूरत किताब है, उस किताब के ऊपर हम आपको एक अलग से वीडियो बना करके देंगे। और हम एक्सेशन नंबर ही बता देते हैं उनको। उस किताब का जो कि रखा हुआ है, उसका एक्सेशन नंबर यानी कि जो बुक का नंबर होता है लाइब्रेरी के अंदर, वो है 3136। किसी ने गिफ्ट किया उस बुक को गांधी संग्रहालय को, वहाँ पे जाकर के पढ़ सकते थे, लेकिन सिर्फ एप्रोप्रिएट करने की हड़बड़ी में कुछ नहीं कर पाए, अपना भद पिटवा के चले गए।
इनकी फैमिली के बारे में इनकी फैमिली के बारे में अगर ये कांग्रेस के कोई भी कार्यकर्ता, पटना के लोग अगर पता करते तो बिहार की राजनीति का सबसे फेमस, इंडिपेंडेंस मूवमेंट का सबसे फेमस इंसिडेंट जो है वो है 11 अगस्त को जब पटना के सचिवालय पर चढ़ाई की गई थी और तिरंगा झंडा फहराया गया था। इनके दोनों बेटे, जगलाल चौधरी के दोनों बेटे उस इंसिडेंट में थे, वहाँ पे उनको लाठियाँ पड़ी है वहाँ पे। और वहाँ पे इनके दोनों बेटे का नाम, एक का करबदेव चौधरी था जो कि डॉक्टर बनकर के रिटायर हुए, और एक था इंद्रदेव चौधरी। दोनों बेटों को यहाँ पे पिटाई लगा है, उस आंदोलन में थे ये, और पिटाई लगने के बाद ये वापस अपने घर गए चंपारण में। यहाँ पे सारण जिला उसमें हुआ करता था, छपरा के पास इनका घर हुआ करता था। तहसील उनका जो है वो गांव का भी नाम कुछ है, गड़खा गांव का तहसील का नाम है, और मीठेपुर उनका गांव का नाम है। जब ये वापस जाते हैं तो पुलिस इनके पीछे पीछा करती हुई जाती है और इनके बड़े बेटे को गोली मार दी जाती है। कम से कम अगर पता करते उस गांधी के इंसिडेंट, जो सचिवालय पे जो इंसिडेंट हुआ है, ऐतिहासिक घटना घटी है, उसके बारे में भी पता करते तो इनके दोनों बेटे के बारे में पता चल जाता कि कौन है, इनके परिवार के बारे में पता चलता। लेकिन एप्रोप्रिएट करने की इतनी हड़बड़ी थी कि बिना कुछ लगा कि कोई तो कुछ जानता नहीं है तो चलो धड़ल्ले से चलते हैं, जाकर के एप्रोप्रिएट कर लेते हैं, लेकिन वो हो नहीं पाया। अब हम आपको थोड़ा सा जगलाल चौधरी जी के बारे में थोड़ी से कुछ जानकारियाँ दे देते हैं, हो सकता है आपको पता ही हो इसमें से बहुत सारी जानकारियाँ। जगलाल चौधरी जो थे वो ठीक ठाक घर से थे, बहुत बढ़िया घर से नहीं, लेकिन फिर भी इनके फैमिली जो पासी जाति से थे, तो इनके पिता या फैमिली का जो बिजनेस था वो ताड़ी वाला ही बिजनेस था, जो कि ट्रेडिशनल बिजनेस होता है। बच्चा पढ़ा लिखा था तो इनको भेजा गया कलकत्ता पढ़ने के लिए। डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे थे, 4 साल का कोर्स होता था, तीसरे साल में छोड़ करके भाग आए और आगे स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। उस समय नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था 1921-23 वाला, फिर लगातार वो मूवमेंट में रहते हैं। थोड़ा सा गरम दल के नेता थे। गरम दल का मतलब गांधीवादी थे, लेकिन कंप्लीट गांधीवादी नहीं थे। ये थोड़ा सा लाला लाजपत राय, थोड़ा सा नेहरूवियन, इनके इकोनॉमिक मॉडल को जब आप देखिएगा, जब इनकी किताब पढ़िएगा, नेहरूवियन मॉडल ऑफ इकोनॉमी इनकी बिल्कुल साफ झलकती है। तो करते करते फिर ये जेल भी जाते हैं, 5-6 साल लगातार जेल में रहते हैं। उसके पहले इंपॉर्टेंट जो इसमें है कि आज शराबबंदी के ऊपर कांग्रेस भी सवाल उठा रही है, आरजेडी भी सवाल उठा रही है, लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति में, बिहार की राजनीति में ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बिहार में शराबबंदी लागू किया था। 1937 में इन्होंने जब शराबबंदी लागू किया था तो उसकी शुरुआत इन्होंने अपने ज़िले से की थी, क्योंकि उस समय जब शराबबंदी लागू हुआ था तो पूरे बिहार में एक साथ नहीं लागू हुआ था। उस समय लागू हुआ था, कुछ जिलों में शुरू हुआ, फिर उसको धीरे धीरे बढ़ाना था। तो पहले शुरू उन्होंने सारण से शुरू किया, उसके बाद फिर उसको एक्सटेंड करते करते वो मुजफ्फरपुर में उन्होंने किया, फिर हजारीबाग, फिर धनबाद और फिर रांची। 6 अप्रैल 1938 को यह स्टार्ट हुआ था। और सबको पता है कि 1 साल के भीतर सरकार गिर के 37 में सरकार ही बनी थी कांग्रेस के बिहार में। श्रीश बाबू उसके प्राइम मिनिस्टर, उसमें प्राइम मिनिस्टर प्रीमियर उसको बोलते रहते थे। इनको मिनिस्टर बनाया गया था अबकारी मिनिस्टर, यानी कि जो तस्करी वगैरह सब चीज़ों को देखता हो, टैक्स वगैरह देखता हो, इनको अबकारी मिनिस्टर बनाया गया। इन्होंने शराबबंदी किया, पहले सारण से शुरू किया, 4 जिलों में और एक्सटेंड किया, और तब तक सरकार गिर गई। उसके बाद फिर दोबारा सरकार बनती है 1946 में, फिर से दोबारा सरकार बनती है, फिर से ये चुने जाते हैं और फिर से इनको बनाया जाता है मिनिस्टर, लेकिन इस बार इनको हेल्थ मिनिस्टर बनाया जाता है बिहार के अंदर। अब यहीं से इनका डाउनफॉल होता है। लोग कहते हैं कि शराबबंदी जब इन्होंने लगाया, हालांकि ये भी जान लीजिए कि ये खुद पासी समाज से हैं, और पासी समाज का होने के बावजूद अपनी जाति और सब कुछ को छोड़ करके अपनी जाति के खिलाफ इन्होंने शराबबंदी किया था। और ये कहते भी थे, जब ये शराबबंदी इन्होंने किया था तब ये कहते थे कि जब मैं अपने प्रदेश का, यानी कि बिहार का इकोनॉमी को देखता हूँ तो मुझे ये पता चलता है कि 15 करोड़ रुपया सरकार ने खर्च किया है 1 साल में, और उस 15 करोड़ रुपए में से 5 करोड़ रुपया सिर्फ और सिर्फ देश की जनता को, मतलब कि प्रदेश की जनता को, बिहार की जनता को शराब बेच करके उनसे वसूला गया है टैक्स के रूप में, और वो 5 करोड़ रुपया हम उसके ऊपर खर्च कर रहे हैं 15 में से। यही कारण था कि उन्होंने कहा कि इतना, कहने का मतलब ये था कि इतना हम डिपेंडेंट है शराब और उसके टैक्सेस के ऊपर, तो लगाना भी एक बड़ा फैसला था। लेकिन कहते हैं कि इसके बाद इनका डाउनफॉल भी शुरू हो गया, क्योंकि कम्युनिटी में भी इनका जो है वो होल्ड उस तरह से नहीं रहा, क्योंकि अपनी कम्युनिटी के खिलाफ इन्होंने काम कर दिया। नेताओं भी
नेता लोग भी जो थे वो भी इनके पक्ष में नहीं रहे। हालांकि एक बात और है, ये जो नैरेटिव दिया जा रहा है कि इनका होल्ड पॉलिटिक्स पे से कमजोर हो गया था, अगर ऐसा होता तो ये फिर विधानसभा चुनाव में चुनाव हारते और ये अपने ही क्षेत्र से चुनाव लड़ते थे। ऐसा नहीं कि किसी दूसरे क्षेत्र से जाके चुनाव लड़ते थे। इनका जो अपना क्षेत्र था गड़खा, वहीं से इन्होंने चुनाव लड़ाए थे और लगातार 1952 से लगातार ये चुनाव जीतते रहे। तो अगर इनका पॉलिटिक्स पे शराबबंदी लगाने के कारण कमजोर हुआ था, लोगों के बीच में पॉपुलरिटी कम होती थी, फिर ये चुनाव कैसे जीत रहे थे? एक नैरेटिव ये भी है। नैरेटिव ये है कि जब 1946 में फिर से सरकार बनी, श्री बाबू मुख्यमंत्री बने, तब उसके बाद फिर इनको फिर से मुख्यमंत्री बनाया गया, मंत्री बनाया गया, स्वास्थ्य मंत्री। उस समय जगजीवन राम जी स्ट्रॉन्ग, सबसे बिहार के सबसे बड़े दलित नेता बन चुके थे। वो नहीं चाहते थे, इनको पसंद नहीं करते थे और उन्होंने ही इनका टांग पकड़ा, टांग खींचा और नतीजा उसका ये हुआ। और लोग यहाँ तक कहते हैं कि यहाँ तक जगजीवन बाबू तैयार थे कि मुझे बिहार भेज दीजिए, वहाँ पे मैं राजनीति करूँगा, लेकिन नेहरू ने उनको वापस बुलाया केंद्र की राजनीति में, उनको मंत्री बनाया, केंद्रीय मंत्री बनाया गया। लेकिन जगजीवन राम किसी तरह से इस व्यक्ति को, जगलाल चौधरी जी को डाउन करना चाहते थे और वो सफल भी हुए। 1946 में तो किसी तरह से श्री बाबू इनको बना लिए, लेकिन 52 में नहीं बना पाया और उसके बाद कभी ये मंत्री नहीं रहे, इनका डिमोशन होते रहा। लेकिन डिमोशन किसी का कब होता है? जब आप हार रहे होते हैं। ये लगातार जीत रहे होते हैं, 52 में जीतते हैं, 57 में जीतते हैं, 62 में जीतते हैं और एक ही क्षेत्र से, अपने ही क्षेत्र से 62 में जीतते हैं। 67 में जब कर्पूरी ठाकुर और लोकदल और लोहिया वगैरह इन सब की जब आंधी आती है, जिसमें कि सरकार बदल जाती है और बिहार में गैर कांग्रेसी सरकार बनती है, उसमें ये हार जाते हैं और हारते हैं मात्र 900 वोट से। इनको हराने वाले होते हैं विश्वनाथ भगत, 909 वोट से ये हारते हैं। लेकिन अगले ही चुनाव में, यानी कि 1969 के चुनाव में ये पटखनी मारते हैं, 909 वोट का बदला 9000 वोट से लेते हैं और 9000 वोटों से ये चुनाव फिर से जीतते हैं। अब चूंकि इनका जन्म 1895 में ही हुआ है, 1971, 65, 68, 67, 69 तक ये जीत चुके हैं, 70 हो चुका है, यानी कि इनकी उम्र जो है वो 75 साल लगभग हुई। तो फिर उसके बाद ये चुनाव ही नहीं लड़े, जब तक जिए तब तक लड़ते रहे। लेकिन फिर भी इसके बावजूद जो व्यक्ति 1937 में बन चुका है मंत्री, 1946 में मंत्री बना है, उसको 46 के बाद कभी मंत्री बनने ही नहीं दिया गया। ऐसे व्यक्ति के ऊपर अगर एप्रोप्रिएट करने के लिए कांग्रेस और राहुल गांधी पटना आ रहे हैं भाग करके, तो इन सवालों का तो जवाब देना पड़ेगा उन्हें कि उन्हें बिहार की राजनीति में, कांग्रेस की राजनीति में क्यों उन्हें हाशिए पर धकेला गया था। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।